Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. In the previous lecture, we have discussed about comparative study of scientific management given by F.W. Taylor and administrative management given by Fuel. And today we are going to continue with the third pillar of classical approach, that is bureaucratic management approach. In the scientific management, we have discussed, or we can say the main focus of F.W. Taylor is on to increase the efficiency of workers, right? And in administrative management, we have studied that the Fuel focused to increase the efficiency of managers, right? But in bureaucratic approach, Max Weber मेन फोकस्ड ऑन टू एलिमिनेट द मैनेजरियल इनकंसिस्टेंसी. ठीक है, देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट ने टेलर ने क्या किसके ऊपर फोकस दिया था कि आपने वर्कर्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है इफ़ यू वांट टू अचीव और अटेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थी हमारी, फ्यूल ने जो एडवोकेट की थी, उसका मेन मोटिव क्या था कि हमने अपने कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है. ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच की, जो कि हम आज कवर करने वाले हैं, इसमें मैक्स वेबर का मेन फोकस क्या है? टू एलिमिनेट मैनेजरियल इनकंसिस्टेंसी, राइट. ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कि ब्यूरोक्रेसी एक्चुअली होता क्या है. ठीक है, what is the actual meaning of bureaucracy? A system of controlling or managing any organization by a large number of officials employed to follow rules. देखो ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम है फॉर कंट्रोलिंग और मैनेजिंग, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए जो एक सिस्टम बनाया जाता है बाय लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स. ठीक है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स होते हैं जिन्हें हम एम्प्लॉय करते हैं सो दैट दे कैन फॉलो सम रूल्स, राइट. मैक्स वेबर डिड नॉट डिफाइन ब्यूरोक्रेसी. जो हमारे मैक्स वेबर हैं, जर्मन के जो सोशल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच एडवोकेट की है, उन्होंने एक्चुअल मीनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन नहीं किया है. ही ओनली डिस्क्राइब्ड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द introduction, or we can say meaning of bureaucratic management. Max Weber, a German social scientist, advocated the bureaucratic approach to management. ठीक है, देखो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच टू मैनेजमेंट किसने हमें एडवोकेट की है? जर्मन के सोशल साइंटिस्ट थे नेम्ड मैक्स वेबर. वेबर वॉज ऑफ द व्यू दैट स्ट्रिक्ट रूल्स शुड बी फ्रेम्ड टू एलिमिनेट मैनेजरियल इनकंसिस्टेंसी बिकॉज इनकंसिस्टेंसी ब्रीड्स टू इनएफिशिएंसी. देखो वेबर का मेन फोकस किस चीज़ के ऊपर था कि कुछ ऐसे कंपनी में रूल्स बनाए जाएं, स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाने चाहिए सो दैट वो आपको हेल्प करें इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करने में और एलिमिनेट करने में. ठीक है, जो भी मैनेजरियल इनकंसिस्टेंसी थी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उसे एलिमिनेट करने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाएं. हमारी वेबर का जो मेन फोकस इसी चीज़ के ऊपर था. ठीक है, मोर ओवर ही फेल्ट दैट सक्सेस इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन वॉज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट. और वो ये भी मानते थे कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की सक्सेस है, ठीक है, वो कैसे पॉसिबल है? if they are adopting bureaucratic management approach to their organizations. ठीक है, the principles propounded by him are very close to the principles advocated by Fuel, but he has advocated their strict adherence. देखो जो हमारे फ्यूल ने प्रिंसिपल्स दिए थे इन द एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ठीक है, जो हमने 14 प्रिंसिपल्स डिस्क्राइब किए थे ना लास्ट क्लास में, वो वाले प्रिंसिपल्स, और जो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के जो प्रोपाउंडर थे वेबर, जो दोनों ने प्रिंसिपल्स दिए ना कहीं वो क्लोज हैं बहुत ज़्यादा. ठीक है, बट डिफरेंस क्या है? जो फ्यूल के प्रिंसिपल्स थे वो स्ट्रिक्टली एडहेरेंस नहीं थे, मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किए जाते थे. बट अगर हम बात करें वेबर के प्रिंसिपल्स की, जो कि ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के अंदर प्रोपाउंडेड हैं, उनका जो इम्प्लीकेशन है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट एडहेरेंस का है. ठीक है, नेक्स्ट फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट.
The following are the chief characteristics of bureaucratic management. First one is proper division of work. Proper division of work means distribution of work on the basis of specialization. It means an individual should be allotted the work in which he specializes. देखो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच क्या कहती है, फर्स्ट फीचर क्या है कि इसमें क्या होता है, जो भी आप वर्क कर रहे हो वो प्रॉपरली डिवाइड होगा. अब डिवाइड किस बेसिस पर होगा, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन. ठीक है, जो पर्सन या जो इंडिविजुअल जिस पर्टिकुलर वर्क में स्पेशलाइज्ड होगा उसे पर्टिकुलर वही वर्क दिया जाएगा. ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप किसी को ऐसा काम दे रहे हो जिसके बारे में उस पर्सन को कोई नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, तो वो एक तो फर्स्ट थिंग है कैसे परफॉर्म करेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और इट मे बी पॉसिबल कि कुछ ना कुछ उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स हों. ठीक है, वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट ना कर पाए, प्रॉपरली वर्क को कंप्लीट ना कर पाए. तो इसीलिए बोला जाता है जब भी आप वर्क को डिवाइड करेंगे यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्क ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन. सेकेंड फीचर इज क्लियर हायरार्की ऑफ अथॉरिटी. देखो जिस भी पर्सन को आप जो भी अथॉरिटी देंगे आपको वो क्लियरली डिफाइन करनी है, क्योंकि जब तक किसी को उसकी अथॉरिटी, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली पता ही नहीं होंगी कि उसके पास क्या अथॉरिटी है, तब तक वो कोई पर्टिकुलर डिसीजंस नहीं ले पाएगा. सो इट इज़ मैंडेटरी वट एवर अथॉरिटी यू आर गिविंग टू समवन. ठीक है, यू हैव टू क्लेरिफाई दैट. ठीक है, द अथॉरिटी ऑफ द सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स शुड बी क्लियरली डिफाइंड. यही बात बोली हमने कि जो भी आप अपने सुपीरियर्स को या अपने सबऑर्डिनेट्स को अथॉरिटी देंगे, डेलीगेट करेंगे, वो आपने क्लियरली डिफाइन करनी है. ठीक है, एवरी एम्प्लॉई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजंस टेकन बाय हिम एंड हिज सबऑर्डिनेट्स. जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय डिसीजंस लेंगे दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर इंडिविजुअल डिसीजंस. ठीक है, नेक्स्ट फीचर इज थर्ड वन, सिस्टम ऑफ रूल्स. Clear rules should be framed to govern the activities carried on within the organization. These rules should be strictly implemented. देखो जो भी आपकी कंपनी के अंदर रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कोड ऑफ कंडक्ट्स फॉलो किए जाते हैं वो आपको क्लियरली डिफाइन करने पड़ेंगे. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने वाले इंडिविजुअल्स को उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं हो पता होंगे, ठीक है, वो फैमिलियर ही नहीं होंगे, तो वो कोई भी काम अपनी मनमर्जी से करेंगे. ठीक है, तो इट मीन्स वो फॉलो नहीं करेंगे रूल जब तक उन्हें पता नहीं होगा. तो ये हमारे लिए मैंडेटरी हो जाता है इस अप्रोच के अकॉर्डिंग कि अगर आपके कुछ रूल सेट हैं तो आपको वो क्या करना है, क्लियरली डिफाइन करना है और उसे स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट भी करना है. इम्प्लीमेंट तो देखो तभी होगा ना जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले पर्सन्स को रूल्स पता होंगे. जब तक रूल्स ही नहीं पता तो आप इम्प्लीमेंट क्या करेंगे. ठीक है, स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स को इट इज मैंडेटरी दैट यू हैव टू क्लेरिफाई द रूल्स टू ऑल द कंसर्न मेंबर्स. नेक्स्ट फीचर इज इम्पर्सनल रिलेशंस बिटवीन पीपल. अंडर दिस अप्रोच पर्सनल रिलेशंस शुड बी इग्नोर्ड. Rewards are given not on the basis of personal relations but on the basis of efficiency. देखो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इम्पर्सनल रिलेशंस है, मतलब इनफॉर्मल रिलेशंस जो डेवलप हो जाते हैं ना, आपने उन्हें इग्नोर करना है. आपने हर चीज़ फॉर्मल वे से ही करनी है. और जो भी आप अपने एम्प्लॉयज़ को, सबऑर्डिनेट्स को, सुपीरियर्स को, कोई भी कंसर्न अपनी पार्टी को जो आप रिवॉर्ड्स देंगे ना, वो अपने पर्सनल रिलेशंस के बेसिस पे नहीं देने कि आपकी किसके साथ बॉन्डिंग अच्छी है, किसके साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी है. आपने इस बेसिस पे कभी किसी को रिवॉर्ड नहीं देना. आपने क्या देना, रिवॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी. कौन सा पर्सन कितना ज़्यादा एफिशिएंट है उसी के बेसिस पर ही आप उन्हें रिवॉर्ड्स देंगे. ठीक है, हेयर पर्सनल रिलेशन शुड बी इग्नोर्ड. नेक्स्ट वन इज प्रमोशन बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंस. देखो कंपनी के अंदर जब भी आप किसी एम्प्लॉय की प्रमोशन करोगे, किसी भी एम्प्लॉय की अगर प्रमोशन होती है तो वो किसी भी पर्सनल रिलेशंस के कारण नहीं होगी. ठीक है, कोई सीनियरिटी के बेसिस पे नहीं होगी कि कौन पुराना है उसकी प्रमोशन जल्दी होगी, ऐसा कुछ नहीं है. आपने प्रमोशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटेंस. कौन कितना कॉम्पिटेंस है, कौन कितना एबल है, कैपेबल है, स्किलफुल है. ठीक है, इस बेसिस उसकी मतलब अलग से जो स्पेशल क्वालिटीज़ के बेसिस पे ही आप उसे क्या करोगे, प्रमोशन करोगे. ठीक है,
अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द बेसिस ऑफ प्रमोशन शुड बी कॉम्पिटेंस. सिर्फ और सिर्फ आप उसके कॉम्पिटेंस के बेसिस पर ही उसे प्रमोट करोगे. आपने सीनियरिटी नहीं अडॉप्ट करना, ठीक है, आपने कोई पर्सनल रिलेशंस नहीं अडॉप्ट करने, आपने क्या फॉलो करना है, प्रमोशन का बेसिस कॉम्पिटेंस. ठीक है, देखो एक बार देखते हैं. मीनिंग क्लियर है ब्यूरोक्रेसी का. किसने दिया ये हमें? मैक्स वेबर ने प्रोपाउंड किया है. ठीक है, वो कौन थे? जर्मन के सोशल साइंटिस्ट हैं. और मेन मोटिव क्या है कि कुछ ऐसे रूल्स बनाने हैं हमने सो दैट वी विल एलिमिनेट द मैनेजरियल इनकन्सिस्टेंसी. अब हमें इनकन्सिस्टेंसी को क्यों रिमूव करना है, क्यों एलिमिनेट करना है? ताकि जो इनकन्सिस्टेंसी से इनएफिशिएंसी होती है आप उसे रोक सको. ठीक है, फिर हमने कुछ करें इसके फीचर्स. फर्स्ट है जैसे प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क. सेकंड, क्लियर हायरार्की ऑफ अथॉरिटी. देन सिस्टम ऑफ रूल्स. impersonal relations between people. Promotion based on competence. Right. Now, evaluation of bureaucratic management. देखो जब भी हम इवेल्युएशन की बात करते हैं ना तो हम उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों की बात करेंगे. ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इवेल्युएशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट. इट मीन्स वी हैव टू डिस्कस बोथ मेरिट्स एज वेल एज डीमेरिट्स ऑफ दिस अप्रोच. राइट. मेरिट्स, फर्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन. जब आप वर्क डिवाइड करते हैं स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे तो जो पर्सन जिस पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलिस्ट होता है ना वो उस काम को कर करके मतलब प्रैक्टिस कर करके और ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाता है. इट मीन्स वो एक्सपर्ट बन जाता है अपनी फील्ड के अंदर. सेकेंड मेरिट इज इट ब्रिंग्स रेगुलरिटी इन द कंडक्ट ऑफ द एम्प्लॉयज. हमने क्या करना है, इनकन्सिस्टेंसी को रिमूव करना है. इट मीन्स जो इनएफिशिएंसीज इंक्रीज हो रही हैं उसे हमने एलिमिनेट करना है. और जब इनएफिशिएंसी रिमूव हो जाएगी, इनकन्सिस्टेंसी रिमूव हो जाएगी तो जो वर्क करने की रेगुलरिटी है वो भी आ जाएगी एम्प्लॉयज के अंदर. ठीक है, इट मीन्स इट ब्रिंग्स रेगुलरिटी इन द कंडक्ट ऑफ द एम्प्लॉयज. देन competence being the basis of promotion, it increases the efficiency of employees. हमने एक पॉइंट पढ़ा है फीचर्स के अंदर कि आपने प्रमोशन देनी है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटेंस. और जब पता होगा एम्प्लॉयज को कि कॉम्पिटेंसी के बेसिस पे ही प्रमोशन मिलेगी उन्हें तो उनकी एफिशिएंसी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, क्योंकि अब वो अपने इंटरेस्ट से, अपने विलिंगनेस से ही वो एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं ताकि उन्हें प्रमोशन मिले. राइट. नेक्स्ट, the organization is perpetually on the move because attention is paid not to the individual but the officers. देखो ऑर्गेनाइजेशन हमारी परपिचुअल रहेगी, कोई आए कोई जाए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इंडिविजुअल लीव्स हिज ऑफिस समवन एल्स इज प्रमोटेड टू ऑक्यूपाई इट. अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल वो अपना ऑफिस और अपनी पोजीशन को अगर छोड़ देता है, रिजाइन करता है या कोई भी वट एवर द रीजन, राइट, someone else is promoted to occupy it. और हम किसी और को प्रमोशन दे देंगे कि ताकि वो पर्टिकुलर सीट जो हमारी वैकेंट है वो क्या हो जाए, फिल्ड हो जाए, ऑक्यूपाई हो जाए. ठीक है. नेक्स्ट कम्स डीमेरिट्स. फर्स्ट वन इज इट इंक्रीजेज पेपर फॉर्मेलिटीज. इसमें आपको बहुत सारी लॉट ऑफ पेपर फॉर्मेलिटीज यू हैव टू डू. सेकेंड, इंक्रीज इन रेड टेपिज्म. देखो रेड टेपिज्म का मीनिंग क्या होता है कि आप फाइल्स मेंटेन करते जा रहे हो बहुत सारी, आपने हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना है, वो भी रिटर्न में, बुक्स मेंटेन कर रहे हो. रेड टेपिज्म. और वो क्या होता है, फाइल्स. देखो नॉर्मली क्या होता है ना, जो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है ना वो आपके गवर्नमेंट ऑफिस में अप्लाई होती है जनरली. ठीक है, और इनमें क्या होता है, हम जनरली देखते भी, हम कभी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो फाइल्स के फाइल्स, बंडल्स के बंडल पड़े होते हैं, उसका यूज़ नहीं होता, कोई ओपन भी नहीं करता. ठीक है, मीन्स हमने फाइल्स और मेंटेन तो कर ली बट वो एज इट इज़ पड़ी हैं, उसे कोई ओपन नहीं कर रहा, वेस्टेज ऑफ एक तरह बोलते हैं पेपर जब. ठीक है, तो रेड टेपिज्म इंक्रीज हो जाता है. पर्सनल रिलेशंस आर इग्नोर. आप इसमें पर्सनल रिलेशंस डेवलप नहीं कर सकते हैं. लैक ऑफ इनिशिएटिव इन द वर्कर्स. वर्कर्स को जो काम जैसे दिया गया है उन्हें वैसा ही परफॉर्म करना पड़ता है, वो अपने इनिशिएटिव्स नहीं ले सकते, अपनी क्रिएटिविटी शो नहीं कर सकते. ठीक है. नेक्स्ट डीमेरिट इज वर्कर्स अपोज चेंज. कई बार क्या होता है, वर्कर्स को अगर हम कोई चीज़, न्यू चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए बोलते हैं ना तो कई बार वो अपोज कर देते हैं. मीन्स दे रेजिस्ट टू अडॉप्ट चेंजेस. ठीक है, देखो हमने क्या इसमें किया है, थर्ड, इट इज़ अ थर्ड पिलर ऑफ क्लासिकल अप्रोच, दैट इज ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच. ठीक है, प्रोपाउंडर कौन है इसके, मैक्स वेबर. और मैक्स वेबर कौन है, जर्मन के सोशल साइंटिस्ट.
राइट. अब मेन फोकस क्या था इसका? टू रिमूव और टू एलिमिनेट मैनेजरियल इनकंसिस्टेंसी. Then we have discussed features in which we will cover proper division of work, clear hierarchy of authority, system of rules, impersonal relations between people, promotion based on competence, then merits, and then demerits. Now, moving towards the conclusion. In conclusion, it can be said that bureaucratic management can be introduced in those organizations which are not affected by changes, or where the changes are slowly introduced, or where changes can be anticipated. देखो, क्या हमने कंक्लूजन क्या निकाला है कि जो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है आप उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिसके अंदर चेंजेस बहुत ही रेयर आते हैं. जो चीज़ जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी, कोई भी डायनामिक एनवायरनमेंट नहीं है, कोई चेंजेस अडॉप्ट नहीं करती. ठीक है. या फिर आप बोल सकते हो जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है कि फ्यूचर में ये पर्टिकुलर चेंजेस ही आएंगे सिर्फ, ठीक है, एंटिसिपेटेड है वो चेंजेस, आप वहीं पर ही सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे क्या करना है, कंसिस्टेंसी को फॉलो करना है. जो काम जैसे कर रहे हैं आपने वैसे ही फॉलो करते जाना है. ठीक है ना. जो रूल्स आपने सेट कर दिए वो आपकी थ्रू आउट द लाइफ ऑफ योर बिजनेस कंटिन्यू में रहेंगे. वो तो आपका तभी पॉसिबल है ना अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंजेस ना आए. क्योंकि अगर जहाँ पे भी कोई चेंजेस आ गए तो आपको अपनी कंसिस्टेंसी को चेंज करना पड़ेगा. ठीक है. इसीलिए बोला गया है bureaucratic management can be introduced in those organizations which are not affected by changes. ठीक है. This is generally the case with the government departments or big business organizations. और जनरली क्या होता है, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच है जो वो आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ही अडॉप्ट करते हैं. ठीक है. या फिर जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें. ऑन द अदर हैंड, bureaucratic management cannot be adopted in a dynamic business organizations. जो भी आपकी डायनामिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इट मीन्स जिसके अंदर चेंजेस फ्रिक्वेंटली अक्कर होते हैं, वहां पर हम ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच को अडॉप्ट नहीं कर सकते. आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे.